नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कहते हैं कि बिहार जो आज सोचता है वो पूरा देश कल सोचता है। बिहार की सियासी प्रयोगशाला में जिस तरह के प्रयोग होते हैं वही बाद में देश के दूसरे राज्यों में दोहराए जाते हैं। चाहे सत्ता के लिए जोड़ तोड़ की बात हो या मेल बेमेल गठबंधनों की बात, या फिर चुनाव में अपने ही गठबंधन साझेदार को नुकसान पहुंचाने की बात, राजनीति के कई अजब गजब सूत्र बिहार की मिट्टी से निकले हैं। बिहार की जमीन से ही सबसे पहले ओबीसी के लिए आरक्षण का रास्ता खुला। सभी जातियों के गरीब और महिलाओं के लिए आरक्षण देने का पहल भी यही हुआ। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे टर्निंग पॉइंट का जिक्र है जहां से बिहार ने पूरे देश को नई राह दिखाई। दर्द बिहार स्पेशल सीरीज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे बिहार की जमीन पर गैर कांग्रेसवाद की स्क्रिप्ट तैयार हुई, कैसे सत्ता के लिए जोड़ तोड़ में व्यस्त हुक्मरानों का जनता से सरोकार कम होता गया। अगड़े पिछड़े की सियासी शोर में नेताओं की सियासत की चमक तो रही, पर आम आदमी की किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने की ईमानदार कोशिश नहीं हुई। 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में हैरान परेशान आम आदमी का सरकार और सिस्टम से भरोसा लगातार उठता जा रहा था। ऐसे में जन असंतोष की गर्भ से एक ऐसा आंदोलन पैदा हुआ, एक ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसने पटना से दिल्ली तक की सियासत को हिला दिया और सत्ता के मद में चूर हुक्मरानों को लोकतंत्र की असली ताकत का एहसास करा दिया। आज बात बिहार के आंदोलन पथ की। बिहार की धरती समय समय पर बदलाव और आंदोलनों की गवाह रही है। वो साल 1973 का था। सितंबर अक्टूबर आते आते लोगों में एक अजीब सी बेचैनी, सिस्टम और सरकार को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। नेताओं का लोगों से सरोकार दिनों दिन कम होता जा रहा था। सत्ता के लिए एक ऐसी अंधी दौड़ जारी थी जिसमें आम आदमी के दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे हालात के बीच बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की आंखों में एक ऐसे सिस्टम का सपना पलने लगा जिसमें समाज के कमजोर आदमी की बात सत्ता पक्ष गंभीरता से सुने, और इसका केंद्र बना पटना यूनिवर्सिटी कैंपस। दूसरी ओर पटना से करीब 1800 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के छात्र भी हॉस्टल में खाना एकाएक महंगा होने से भड़के हुए थे। मेस बिल में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह मूंगफली तेल का महंगा होना था। अहमदाबाद में भड़के छात्रों के निशाने पर थे गुजरात के मुख्यमंत्री चीमन भाई पटेल। गुजरात के आंदोलनकारी छात्रों ने चीमन भाई पटेल का विकेट उखाड़ दिया। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इधर बिहार के लोग भी महंगाई से त्राहिमाम कर रहे थे। बेरोजगार और छात्र पहले से ही सरकार से खफा थे। इस फेहरिस्त में किसान और मजदूर भी शामिल हो गए। सरकार को लोगों के बीच धधकते असंतोष का अंदाजा हो चुका था। 18 मार्च से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना था। पटना में पहले से ही कड़े सुरक्षा के इंतजाम थे। सुबह सुबह ही छात्र पटना में विधानसभा के पास शहीद स्मारक की ओर पहुंचने लगे। करीब 50,000 छात्र पटना की सड़कों पर जमा हो चुके थे, जिसमें से 3/4 कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र थे और बाकी बेरोजगार। सचिवालय के तीनों दरवाजों पर छात्र जमे हुए थे। भीतर सीआरपीएफ और पुलिस के जवान राइफल और डंडों के साथ अफसरों के आदेश का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में सबसे पहले ये समझते हैं कि बिहार में आंदोलन की जमीन कैसे तैयार हुई। ये तस्वीरें करीब 50 साल पुरानी हैं। इस चुनाव में भी बिहार की राजनीति नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की परिक्रमा कर रही है। भले ही लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं।
बिहार के पिछड़ने की वजह नीतीश सरकार के 20 साल के शासन को बता रहे हैं। कितने नौजवान बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताना। तो नौकरी के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन देगा नौकरी? 20 साल में इन लोगों ने नौकरी नहीं दी, रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, किसानों का आय दुगुना नहीं किया, पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बिहारी भाई बाहर जा रहा है, बिहार में कोई सुख सुविधा नहीं है। हम लोगों की सरकार 20 वर्ष पहले और उस समय से 24 नवंबर 2005 को बनी और उसके चलते हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पहले जो था अब उसकी क्या हालत थी, याद है ना? इतिहास गवाह है कि कभी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ साथ राजनीति करते थे। दोनों युवा थे, जोश से लबरेज। वो दौर था 1970 के दशक का। कैंपस था पटना यूनिवर्सिटी का। लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद और नीतीश कुमार सभी छात्र राजनीति के चमकदार चेहरे थे। एक जमाने में नीतीश ने लालू को छात्र संघ का अध्यक्ष बनवाने के लिए चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तब ये छात्र नेता यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं, अच्छा खाना, बस किराए में छूट, स्कॉलरशिप बढ़ाने जैसी मांग कर रहे थे। केंद्र और राज्य दोनों ही मोर्चों पर कांग्रेस मजबूत थी। गैर कांग्रेसवाद के स्क्रिप्ट लिखने वाली सभी पार्टियां सत्ता से बेदखल होकर अपने लिए नया आसमान तलाश रही थी। बिहार के विश्वविद्यालयों में एक ऐसा राजनीतिक माहौल बनने लगा जिसमें कैंपस के मुद्दे पीछे छूटने लगे। भ्रष्टाचार, पुलिस अत्याचार, बेकाबू महंगाई, बेरोजगारी ऊपर आ गए। तब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे अब्दुल गफूर। सिस्टम और सरकार के खिलाफ छात्र सड़कों पर निकलने लगे। लालू और नीतीश उस समय में यूनिवर्सिटी में थे, छात्र राजनीति में थे, और वो उनको वहाँ से जब छात्रों का आंदोलन हुआ तो वो लोग शामिल हुए। और उसमें प्रमुख रूप से लालू यादव उभर के इसलिए सामने आए कि उनका जो भदेश अंदाज था ना बोलने का, लोगों को संबोधित करने का, चुटीली बातें करने का, उन बातों ने या उनके उस अंदाज ने इतना आकर्षित किया छात्रों को कि वो उनके साथ जुड़े। दिलचस्प बात यह है कि उस समय नीतीश कुमार सक्रिय रूप से नहीं थे। सुशील मोदी उनके बगल में जरूर खड़े थे लालू यादव के साथ, उनकी बराबरी के साथ, उनके साथ वो आंदोलन में शामिल थे। और उस आंदोलन की एक खास बात यह भी थी कि उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी लोग थे, और जो AISF था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसके भी लोग थे, और समाजवादी छात्रों का जो संगठन था वो भी थे। मतलब तमाम जितने भी राजनीतिक पॉलिटिकल आउटफिट थे उन सब के छात्र संगठन उस आंदोलन से जुड़े हुए। 18 मार्च 1974 पटना। आंदोलनकारी छात्रों ने पहले से ही विधानसभा के घेराव का ऐलान कर रखा था। 18 मार्च को पटना की सड़कों पर एक और आंदोलनकारी छात्र थे। दूसरी ओर पैरा मिलिट्री जवानों ने बंदूक और लाठी के साथ मोर्चा संभाला हुआ था। करीब 10:30 बजे जैसे ही अफसरों को राज्यपाल के आने की खबर मिली, जवानों ने लाठियों से जोर दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आसमान आंसू गैस के धुएं से भर गया। तब लालू प्रसाद यादव वही मौजूद थे जो छात्रों की अगुवाई कर रहे थे। कुछ साल पहले लालू यादव ने न्यूज 24 से बातचीत में 18 मार्च 1974 का हाले पटना कुछ इस अंदाज में बयां किया था। उधर से हम कोई ना कोई उपाय से घुस गए, धोती पीला विला सब रंगा हुआ, मार के पुलिस ढूंढ दिया हमको और जंप कर गए अंदर घुसने के लिए, घेरने के लिए। मार के लाठी से कपार फोड़ दिया, आज समूचा रंग खून सब हो गया, पीठ मारा, बाम उखड़ गया। तब क्या मर जाते उसी में क्या? फिर बैरिकेटिंग से हम किसी तरह से सपट के निकल के आप उधर लाठी से मार, लाठी डंडे आर ब्लॉक की तरफ चारों तरफ विद्यार्थी नौजवान आंदोलनकारी ऊपर पड़ रहे थे। देखते ही देखते आंदोलनकारी छात्र बेकाबू हो गए। टेलीफोन एक्सचेंज और पूर्व शिक्षा मंत्री रामानंद सिंह के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। दोपहर 2 बजते बजते पूरा पटना संगीनों के साए में था। पुलिस के कहर से बचने के लिए छात्र इधर उधर भागने लगे।
खुद लालू यादव ने भी एक ठिकाना तलाश लिया। इसी बीच खबर उड़ी कि पुलिस फायरिंग में उनकी मौत हो गई। कुछ घंटों में ही लालू बिहार के ज्यादातर लोगों की जबान पर चर्चा का विषय बन गए। सरकार के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया। पटना से उठा तूफान देखते ही देखते बिहार के गांव-गांव में फैल गया। कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब्दुल गफूर सरकार किसी तरह इस आग को बुझाना चाहती थी, लेकिन सरकार की हर कोशिश आग में घी का काम कर रही थी। ऐसे में पुलिस ने लालू यादव को खोज निकाला और उनका आकाशवाणी पर बयान प्रसारित करवाया गया। अगले दिन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता कर्पूरी ठाकुर, धनिकलाल मंडल समेत कई नेताओं को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। लालू प्रसाद, सुशील कुमार मोदी समेत हजारों छात्र जेल भेज दिए गए। 23 मार्च को फिर सरकार को घेरने की रणनीति बनने लगी। हालात और बिगड़ गए। 18 मार्च 1974 को पटना की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने सूबे की गफूर सरकार को हिला दिया। एक ओर छात्रों का आक्रोश था तो दूसरी ओर लाठी गोली के साथ तैयार पुलिस। छात्रों का गुस्सा एक ऐसी अनगाइडेड मिसाइल बन चुका था जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता था। आंदोलनकारी छात्रों के लिए जयप्रकाश नारायण एक ऐसे राजनीतिक सन्यासी की तरह थे जो सत्ता से दूर रहकर व्यवस्था में बदलाव की बात करते थे। उन दिनों पटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभारी थे गोविंदाचार्य। गोविंदाचार्य रमाकांत पांडे और लखनलाल श्रीवास्तव जयप्रकाश नारायण के घर पहुंचे और आंदोलन की अगुवाई करने की अपील की। जेपी के आंदोलन से जुड़ते ही छात्रों का उत्साह कई गुना बढ़ गया। सिस्टम में सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो उन्होंने पहले ही मोर्चा खोल रखा था। अब बारी थी सीधी लड़ाई की। जेपी ने वही रास्ता अपनाया जो उन्होंने गांधी जी से सीखा था। पटना की सड़कों पर हाथों पर तख्तियां लिए मौन जुलूस निकला जिन पर लिखा था, हृदय शुद्ध है, बंद जुबान, हमला चाहे जैसा हो, हमारा हाथ नहीं उठेगा। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। आंदोलन की कमान संभालते ही जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले सूबे की गफूर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। गुजरात में मुख्यमंत्री बदल चुकी इंदिरा गांधी के सामने अब ये दूसरी बड़ी चुनौती थी। ऐसे में उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, जो लोग पूंजीपतियों के लगातार संपर्क में रहते हैं, उनसे मदद लेते हैं, वो कैसे भ्रष्टाचार पर बोलने की हिम्मत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी तो यहां तक कहने लगी कि जेपी कंफ्यूज्ड आदमी, वो खुद नहीं समझते कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड हैं, कभी कोई पद नहीं मिला तो अब सत्ता हथियाने की सोच रहे हैं। जेपी के लिए इंदिरा बेटी की तरह थी जिन्हें वो प्यार से इंदू कहते थे, लेकिन इंदू इतनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करेंगी शायद जेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 8 अप्रैल 1974 पटना की सड़कों पर मौन जुलूस निकाला गया जिसकी अगुवाई जेपी कर रहे थे। सबके मुंह पर पट्टी बंधी थी जिस पर लिखा था, क्षुब्ध हृदय है, बंद जुबान, और हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। जेपी की अगुवाई में छात्रों के आंदोलन को बड़ी पहचान मिल गई। बिहार के छात्रों के आंदोलन से जुड़ी खबरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपने लगी। आंदोलन से कवि और साहित्यकार भी जुड़ने लगे। जयप्रकाश नारायण ने मोर्चा खोल दिया। उनके साथ थे बिहार के लाखों युवा। ये पहली बार मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में जन आंदोलन किसे कहते हैं उसको महसूस किया था, और वही जन आंदोलन की शक्ल में सामने आया। और जाहिर है कि इसमें जयप्रकाश जी का जो नेतृत्व बिना, तो वो जो भटकाव जैसी आशंका जो थी आंदोलन की, वो भटकाव उन्होंने नहीं होने दिया। उन्होंने नेतृत्व दिया और कहिए तो एक दिशा दी जयप्रकाश नारायण ने। कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार के लिए तारीख तय हुई 5 जून 1974। जेपी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से राजभवन के लिए कूच किया। उनके साथ चल रहा था ट्रक पर लदा 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला पेपर रोल, जिसमें लोगों ने विधानसभा भंग करने की मांग की थी। न कोई नारा, न कोई आवाज, खामोशी से राजभवन की ओर लोगों के बढ़ते कदम। 1 करोड़ लोगों की मांग का सबूत
राजभवन में देने के बाद जेपी पटना के गांधी मैदान की ओर लौटने लगे। गांधी मैदान में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ अपने नायक का इंतजार कर रही थी। जेपी के सामने सिर्फ युवा ही नहीं, बिहार के हर हिस्से से आए बुजुर्ग, अधेड़, नौजवान, महिलाएं और बच्चे भी थे। जेपी ने मंच से कहा, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वो तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाएगी। संपूर्ण व्यवस्था की परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। गफूर सरकार का हर दाव उल्टा पड़ रहा था। जुलाई में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया। रोजाना गिरफ्तारी देने के लिए छात्रों का जिलेवार रोस्टर तैयार था। सूबे के हर हिस्से से छात्र आते, गिरफ्तारी देते और बाद में उनको छोड़ दिया जाता। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व संभालने के बाद आंदोलन से छात्रों के साथ साथ बड़े पैमाने पर सूबे के बेरोजगार और बुजुर्ग भी जुड़ गए। लोगों को लगने लगा था कि मौजूदा व्यवस्था उनके सपनों को पूरा नहीं कर सकती। जेपी की क्रांतिकारी सोच से ही उनके सपने पूरे हो सकते हैं। यह सत्ता के मिजाज वाले बिहार के आम आदमी का नया मिजाज था। तब तक की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर इतना दबाव बढ़ा कि उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी, जिसके पीछे एक तो जेपी का आंदोलन था और दूसरा अदालत का फैसला। इमरजेंसी के दौरान पूरे देश को एक तरह से जेल खाना बना दिया गया। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे कई युवा नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया गया। इमरजेंसी का अंधेरा छटा और चुनाव की घंटी बजी। कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। पार्टी के भीतर भी उनके तौर तरीकों पर सवाल उठने लगा। इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कांग्रेस को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए। ऐसे में कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने का रास्ता भी उन्हें बिहार की जमीन से ही दिखा। पटना के गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण ने बिहार के लोगों को संपूर्ण क्रांति का जो सपना दिखाया था, वो दूर दूर तक पूरा होता नहीं दिख रहा था। महंगाई के बोझ तले सामान्य आदमी कराह रहा था। दलितों पर अत्याचार के मामले भी एकाएक बढ़ गए। आम चुनाव में बुरी तरह हार चुके कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा था कि सियासी जमीन दुरुस्त करने के लिए शुरुआत कैसे की जाए। ऐसे में कांग्रेस को अपने वोट बैंक को एकजुट करने की बड़ी संभावना बिहार की जमीन से दिखी। 27 मई 1977 सत्ता के मिजाज वाले बिहार में चुनावी तापमान बढ़ा हुआ था। उस दौर में ही पटना जिले के बेलछी में दलितों का नरसंहार हुआ। दलितों की इतनी निर्दयता से हत्या की गई थी कि कुछ घंटों में बेलछी का नाम पूरे देश के जबान पर चढ़ गया। दूसरी ओर इमरजेंसी के बाद बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके मुखिया थे कर्पूरी ठाकुर। सरकार भले ही बदल गई, सामाजिक ताने बाने का मिजाज ज्यों का त्यों बना रहा। आम आदमी की रोजमर्रा की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी ओर इंदिरा गांधी को लगा कि सत्ता में दोबारा वापसी के लिए जमीन पर उतरना होगा। बेलछी नरसंहार के करीब 2.5 महीने बाद इंदिरा गांधी सड़क के रास्ते पीड़ित परिवारों का हाल चाल जानने निकली। गांव से करीब 5 किलोमीटर पहले ही सड़क खत्म हो गई। ऐसे में वो हाथी पर सवार होकर बेलछी गांव तक पहुंची, दलितों का दुख दर्द जानने के लिए। इंदिरा जी उस समय में इमरजेंसी के बाद सत्ता में नहीं थी, तो वो दबाव में थी। वो कैसे इनिशिएट करें, अपनी राजनीति को जीवित कैसे करें, तो इंदिरा जी को ये कहा जाता है और कई स्रोतों से ये सच भी साबित हुआ है कि सीताराम केसरी ने ये कहा कि मैडम आपको बिहार जाना चाहिए, बेलछी जाना चाहिए, बहुत ही भयानक घटना घटी है। तो उनको ये लगा क्या कि ये सचमुच में यही एक मौका है जो हम अपने आप को लोगों के बीच में ला सकते हैं। बाढ़ का वो बेलछी गांव है, बेलछी गांव में दलितों को जला दिए गए थे, 5-7 ऐसे लोग जला दिए गए थे। आज तो सड़कें बन गई है, बेलछी ब्लॉक हो गया है। उस समय वहाँ पहुँचना कठिन, तो इंदिरा जी हाथी पर चढ़ कर गई थी। सत्ता से बेदखल इंदिरा गांधी बेलछी गांव में सिर्फ कुछ मिनट ही ठहरी। वो पीड़ितों के दुख दर्द को कितना समझ पाई कहना मुश्किल है, लेकिन अगली सुबह भारत के कोने कोने में मिसेज गांधी की हाथी पर सवार तस्वीरें दिखने लगी।
उनके दलित प्रेम की चर्चा हर जगह होने लगी। कांग्रेस अपनी खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने की जुगत में लग गई तो बिहार की कमान संभाल रहे कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों की आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। ऐसे में उन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया। एक जमाने में मुंगेरी लाल आयोग ने पिछड़ों के लिए 26% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, जिसमें मामूली संशोधन के बाद 3 कैटेगरी तय हुई। अति पिछड़ा जातियों को 12%, थोड़ी बेहतर स्थिति वाली पिछड़ी जातियों को 8%, किसी भी जाति की महिला को 3 और ऊंची जातियों के गरीबों को भी 3% आरक्षण देने का फैसला किया गया। कर्पूरी सरकार के इस ऐलान के कुछ दिनों के भीतर पूरा बिहार अगड़ा और पिछड़ा में बट गया। साल 1979 के खत्म होते होते जनता पार्टी कई खेमों में बट चुकी थी। सभी खेमे अपने अपने हिसाब से सरकार की लगाम खींचने में लग गए। कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ अगड़ी जातियों की लामबंदी में राम सुंदर दास की किस्मत का दरवाजा खुल गया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लगातार जोर तोड़ चलता रहा। कर्पूरी ठाकुर ने जब पिछड़ों को आरक्षण देने का फैसला किया तो सूबे के अभिजात्य वर्ग यानी पावर इलीट ने कड़ा विरोध किया, जिसमें उनकी सरकार के कुछ अगड़ी जातियों के मंत्री भी थे जो उनकी नीतियों के खिलाफ थे। कर्पूरी ठाकुर की समाजवादी राजनीति सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी थी। वो सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते थे। बैकडोर से पहले अस्थायी बहाली, बाद में नियमित करने वाले खेल को खत्म करना चाहते थे। जनता पार्टी के भीतर कर्पूरी ठाकुर का विरोध चलता रहा और अप्रैल 1979 में उनकी सरकार गिर गई। उधर सत्ता से दूर बैठी इंदिरा गांधी को बिहार के बेलछी दौरे के बाद ही अपनी खोई जमीन को वापस पाने का रास्ता दिखा। करीब 2.5 साल के भीतर ही केंद्र की सत्ता में इंदिरा गांधी की वापसी हो गई और बिहार एक बार फिर कांग्रेस को मिल गया। 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 169 सीटें मिली, मतलब सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत। ये चुनाव लालू प्रसाद यादव के लिए भी बहुत अहम था। दरअसल लालू प्रसाद यादव 1980 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। ऐसे में उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और सोनपुर सीट से बिहार विधानसभा पहुंच गए। ये वो दौर था जब बिहार की सियासत में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की तूती बोलती थी, पर उसके बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लंगड़ी मारने का ऐसा खेल शुरू हुआ जिसका साइड इफेक्ट ये रहा कि पिछले 35 वर्षों से बिहार में किसी कांग्रेसी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ नहीं ली है। 1980 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई। सूबे की कमान फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के हाथों में आ गई। बदले सियासी मिजाज में कांग्रेस की नजर ब्राह्मण, दलित और मुसलमान वोटरों पर थी। ऐसे में जगन्नाथ मिश्रा बिहार को अपने तरीके से चलाने लगे। सत्ता समीकरण साधने के लिए उर्दू को बिहार की दूसरी सरकारी भाषा बना दी गई और प्रेस की आजादी पर लगाम कसने का मन बना लिया। अब जगन्नाथ मिश्रा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पुत्र नीतीश मिश्रा बीजेपी के रथ पर सवार है और नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री हैं। ऐसे में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा किस तरह दलील देते थे, यह सुनना भी दिलचस्प है। देश भर में प्रेस का आंदोलन चला। मैं जहाँ कहीं भी जाता था प्रेस वाले आते थे, हमको घेराव कर देते थे, बैठाते थे। मैं दिल्ली जाऊँ, बम्बई जाऊँ, मद्रास जाऊँ, इलाहाबाद जाऊँ, हर जगह प्रेस वाले हाजिर हैं। तो मैंने विधानसभा में जाकर देखा, एक विधानसभा में मैंने बयान दिया, हमारा बयान देखने लायक असेंबली का। मैंने लिखा कि लोकतंत्र क्या चीज़ है उसको मैं महसूस करता हूँ। मैंने अच्छे इरादे से कानून बनाए थे, लेकिन देश की जनता को पसंद नहीं है, इसलिए मैं लोकतंत्र प्रति नतमस्तक होता हूँ, इस विधेयक को वापस करता हूँ। विरोधियों ने पहले से ऑपरेशन जगन्नाथ चला रखा था। इसका साइड इफेक्ट ये रहा कि कांग्रेस आलाकमान ने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का इस्तीफा ले लिया। तब अर्बन बैंक घोटाला सुर्खियों में था, जिसकी लपटें डॉक्टर साहब तक जा रही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए गए चंद्रशेखर सिंह। सत्ता से दूरी जगन्नाथ मिश्रा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठ रहा था उसे डॉक्टर साहब चैन से नहीं बैठने दे रहे थे। इंदिरा जी हमको बुलाया, इंदिरा जी बुलाया कि जब तुमने मान लिया था चंद्रशेखर को,
तो फिर क्यों विरोध करते हो? चंद्रशेखर विरोध करते माने मेरा विरोध है, तो मैंने कहा मैं आपका विरोध तो नहीं करता हूँ, लेकिन चंद्रशेखर सिंह हमको मारना चाहते हैं पॉलिटिकली। हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑपरेट करता है, इंसान मरना नहीं चाहता है, हर इंसान जिंदा रहना चाहता है। जब चंद्रशेखर सिंह को मारना चाहते हैं तो हमारा इंस्टिंक्ट रिवोल्ट करता है। इस जनजागरण आपके खिलाफ नहीं है मैडम, ये चंद्रशेखर सिंह खिलाफ हैं और हमको अपने को बचाने के लिए है। चंद्रशेखर सिंह के बाद बिंदेश्वरी दुबे, फिर भागवत झा आजाद, उसके बाद सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग लगातार कर रहा था। दूसरी ओर बिहार में कहीं जमीन के लिए खूनी नरसंहार हो रहा था, तो पढ़ाई कमाई के लिए युवा तेजी से देश के दूसरे हिस्सों के लिए ट्रेन पकड़ रहे थे। बिहार के हर हिस्से में राजनीति और जात पात की बात तो हो रही थी, लेकिन विकास और बदलाव की बातें पीछे छूटती जा रही थी। साल 1988 में कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बिहार पॉलिटिक्स में लालू यादव का कद तेजी से बढ़ने लगा। समय चक्र आगे बढ़ा। अक्टूबर 1989 में भागलपुर दंगों की आग में जलने लगा। 200 गांवों के 1000 से अधिक लोग मारे गए। दंगाइयों ने 600 पावरलूम, 1700 हैंडलूमों को आग के हवाले कर दिया। आरोप लगा कि कांग्रेस सरकार ने सबूत होने के बावजूद दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में बिहार का मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर जाने लगा। डैमेज कंट्रोल के लिए आलाकमान ने सत्येंद्र नारायण सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर फिर जगन्नाथ मिश्रा को बिठाया, जो इस पारी में सिर्फ 94 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए। उसके बाद बिहार के सत्ता में कभी कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। बिहार में पिछले 35 वर्षों में किसी कांग्रेसी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली। पटना पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद यादव का युग शुरू हुआ, जिन्होंने राजनीति को अपने हिसाब से परिभाषित किया। सत्ता में बने रहने के लिए मुस्लिम प्लस यादव समीकरण बनाया। जब जेल जाने की नौबत आई तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। कल तक घर गृहस्थी संभालने वाली राबड़ी देवी बिहार जैसे राज्य की कमान संभालने लगी। छोटी मोटी काम जो हमको आने पर मिला है, गरीबों के आगे बढ़ाना, ज़्यादा ध्यान देते हैं गरीबों पर हम, चाहे लाल कार्ड में, चाहे विधवा पेंशन, चाहे गर्भवती महिला को 500 रुपया हम दिए। पहले मिलता था 200, हम 300 बढ़ा दिए। लालू राबड़ी के दौर में कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। ये बिहार की राजनीति का चरित्र है, जिसमें समय चक्र के हिसाब से चुनाव होते रहे, बदलाव की बातें होती रहती हैं, लेकिन बिहार की तस्वीर उस रफ्तार से नहीं बदली जिस रफ्तार से पिछले 3-4 दशकों में भारत के दूसरे हिस्सों ने तरक्की की। बिहार पॉलिटिक्स को नीतीश कुमार ने इस तरह परिभाषित किया, जिसमें गठबंधन साझेदार बदलते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश खुद बने रहे। वही 1980 के दशक में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले बदले जाते थे, लेकिन व्यवस्था वही रहती थी। 1980 के दशक में बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी एक तरह से म्यूजिकल चेयर जैसी हो गई थी, जिस पर बैठने वाले फटाफट बदल रहे थे। बिहार जहां से युद्ध की जगह शांति का संदेश पूरी दुनिया में गया, उसी बिहार में बंदूक की मदद से जमीन बचाने और हथियाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी। आए दिन जमीन के लिए खून खराबा, अगड़ी पिछड़ी जातियों के बीच खूनी मारकाट जारी था। वक्त ने सब कुछ बदल दिया। निष्पक्ष खबर और बिहार चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।